गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नेहा जी, आरती जी, अलका जी, मुनील, रमन, मनीष, सुमित, सभी लोगों को, सुमन, सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितने भी लोग हैं, सारे लोग जो भी जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को गुड इवनिंग। सूर्यकांत, दादा भाई, सुमन, राजनंदन, अमन, अशोक, बहुत लोग हैं, सभी लोगों को इकट्ठे गुड इवनिंग। हम लोग काम कर रहे थे परसेंटेज पर, और परसेंटेज में हम लोग सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज सीख रहे थे। ठीक है, आप लोग को कंसेप्ट डेवलप हो गया होगा किस तरीके से हम लोगों को काम करना है। सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज में हमें देखना होता है कि रिजल्ट दिया है या रिजल्ट पूछ रहा है, मतलब फाइनल चेंज दिया गया है या फाइनल चेंज पूछ रहा है। तो ये चीज़ हम आपको बताए थे। उसके बाद कौन सा मेथड यूज करना है, परसेंटेज मेथड यूज करना है, फ्रैक्शनल मेथड यूज करना है। परसेंटेज मेथड आपको इनडायरेक्ट कंपैरिजन देता है, फ्रैक्शनल मेथड डायरेक्ट कंपैरिजन देता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन बनाना है। तो आगे लेके चले, हम लोग 37 तक 37 तक काम कर लिए थे। अभी आगे बढ़ते हैं। बोला किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, पुनः 10% की वृद्धि की गई। यदि कुल वृद्धि 64 हो तो आरंभिक संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, पुनः 10% की वृद्धि की गई। यदि कुल वृद्धि 64 हो, ये वृद्धि दिया है, न पहले का संख्या दिया न बाद का, वृद्धि कितना हुआ वो दिया। बहुत सारा तरीका हो सकता है। एक तो ऐसा भी कर सकते हैं 20% का पहले वृद्धि हुआ है, फिर 10% का वृद्धि हुआ है, तो इससे हम लोग बोलेंगे टोटल 32% का वृद्धि हुआ। अब 32% बराबर तो 1% बराबर तो 100% बराबर, यानी आरंभिक संख्या 200। अगर हम बोलते कि अगर ये आप बताएंगे, आप ये जो 100% बराबर 200 लिखे हम लोग, ये आरंभिक संख्या मतलब 100% बोला। अगर हमको बोलता क्या लास्ट संख्या क्या होगा, अंतिम संख्या क्या होगा, अंतिम संख्या क्या होगा, तो कितना परसेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, कितना परसेंट का वैल्यू निकालना होता। करेक्ट, बहुत बढ़िया, 132%। सुमित बोले सर जी कल इंस्टीट्यूट खुलेगा ना, बुक लेने आना है। सुमित और जितने भी लोग हैं जुड़े हुए, उन सबको हम बता दें कि इंस्टीट्यूट खुली हुई है, कभी भी इंस्टीट्यूट बंद नहीं है। और इंस्टीट्यूट सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुली हुई रहती है। तो आप कभी भी आएंगे ऑफिस तो आप ऑफिस आ सकते हैं, ऑफिस हमेशा खुला हुआ रहता है। तो किसी भी काम से कोई भी जानकारी लेना हो, कोई बुक चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, तो आप इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। इंस्टीट्यूट कंप्लीट खुली हुई रहती है। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो गया, 32% 64 तो 1% 2, 100% बराबर 200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले। बोला किसी वस्तु के कीमत में 20% की वृद्धि की गई, पुनः बढ़े हुए कीमत में 50 रुपया। ये तो रियल में चेंज बता रहा है, ये परसेंटेज में वो 50 रुपये की कमी कर दी गई। इस प्रकार वस्तु के आरंभिक कीमत में केवल 10% का वृद्धि हुआ। नहीं नहीं, सुनिए ना, हम ऐसा करते हैं। बोला कि किसी वस्तु में 20% की वृद्धि की गई, तो ये 100 है, ये याद रखिएगा, ये यूनिट में है। 20% की वृद्धि हो गई तो 120। पुनः बढ़े हुए कीमत में 50 रुपये की वृद्धि हुई है। ये 50 रुपये की वृद्धि हुई है, ये रुपया में 50 है, तो यूनिट में कितना नहीं बता सकते, क्योंकि ये यूनिट में रियल आप नहीं जोड़ सकते हैं। यस और नो? ये नहीं कि 120 या 50 यहाँ 170 लिख दिया, बर्बाद हो गए, क्योंकि ये तो यूनिट है। 100 यूनिट, 20% का वृद्धि हुआ तो 120 यूनिट, उसमें 50 जोड़ेंगे तो 170। ये नहीं, यूनिट में रियल नहीं जोड़ सकते, ये अभी पता नहीं है। आगे बढ़े तो बोला इस प्रकार वस्तु के आरंभिक कीमत में केवल 10% का वृद्धि हुआ। यहां से पता चल गया कि आरंभिक कीमत में केवल 10% का वृद्धि हुआ, मतलब यहां से नहीं पता चल रहा है, बट यहां से पता चल रहा है कि 110 हो गया, तब तो काम ही हो गया।
ये 120 110, 10 यूनिट इज इक्वल टू 50, 1 यूनिट इज इक्वल टू, आपसे पूछ रहा बताए वस्तु का आरंभिक कीमत, तो 100 यूनिट बराबर 500 यूनिट नहीं 500। कोई कंफ्यूजन है? यूनिट में रियल नहीं ऐड कर सकते, बहुत बढ़िया नेहा, गुड, बहुत अच्छा। बोला है किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि कर दी गई, बाद में नए मूल्य में X% की कमी कर दी गई। अब वस्तु का मूल्य P रुपया है, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था? अभी वस्तु का मूल्य P रुपया है, ठीक है, अभी वस्तु का मूल्य P रुपया है। आर बोला आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, यानी बैक, यस और नो। पहले क्या हुआ, R% की वृद्धि, तो R% का फ्रैक्शनल वैल्यू R/100, वृद्धि हुआ है तो 100 प्लस R/100, बैक जाना है, उलट देंगे 100/100 प्लस क्या इनटू, फिर X% की कमी कर दी गई, तो X% का फ्रैक्शनल वैल्यू X/100, कमी किया गया तो 100 माइनस X/100, बैक जाना है, ये बराबर आप इसको बोल सकते हैं P गुने 1/40/100 प्लस R इंटू 100 माइनस X। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? बोला यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? भाई सक्सेसिव, 20 से 10 गया 10, से 2 गया 8, 8% का इंक्रीज। नहीं, किस आधार पर, किस नियम से? तो एरिया बराबर L इंटू बी। आप जानते हैं दो वेरिएबल में चेंजेस होता है तो उनके प्रोडक्ट में सक्सेसिव चेंज होता है। लेंथ में 20% का वृद्धि बोल रहा है, लेंथ में 20% का वृद्धि हुआ और ब्रेथ में 10% का कमी हुआ, तो एरिया में पूछ रहा है, तो 20 माइनस 10 माइनस 2 बराबर 8, प्लस 8 है, यानी 8% का इंक्रीज। क्या किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की गई, चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान? रिवर्स है, और रिवर्स का नो चेंज है, रिवर्स का नो चेंज, रिवर्स का नो चेंज है। तो देखिए ऐसे तो हम तो कलम भी टच नहीं, आप भी नहीं करिएगा। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू, धीरे धीरे 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, वृद्धि है तो बनेगा 1/5, उसको परसेंट में 20%, पहले वृद्धि तो बाद में 20% का कमी। बहुत बढ़िया राजीव, नो चेंज होगा। एरिया बराबर L इंटू बी है। बोला लेंथ में 25% का वृद्धि किया गया, बोला ब्रेथ में कितने % का कमी की जाए कि एरिया में नो चेंज। तो ये x का वैल्यू 25%, 1/4, ये बनेगा 1/, तो 1/5 गुने 100% इज इक्वल टू 20%। पहले इंक्रीज है तो बाद में डिक्रीज होगा। क्लियर है? बोले यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो तो चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल में केवल 10? रिवर्स है, और किससे बनेगा? ग्राफ से। रिवर्स तो हमेशा हम लोग या तो फ्रैक्शनल मेथड से बनाते हैं या ग्राफ से। स्पेशल केस में अगर नो चेंज आ गया तो ठीक है, अलग है, नो चेंज से बना लेंगे, है ना? सब चीज दिखने लगा होगा अब आप लोगों को। एरिया बराबर L इंटू बी है। लेंथ में 20% का वृद्धि हुआ, ब्रेथ में क्या किया जाए कि एरिया में 10% का वृद्धि हो, तो हम क्या बताए थे? 100, 20% से 120, और फाइनल 110, यहां से यहां 1/12 ऐसे ही याद रहना चाहिए, 8×1/3।
जैसे कुछ चीज़ ना आपको थोड़ा सा मान लीजिए कभी कंफ्यूजन हो, याद नहीं रहे या कुछ भी, तो कुछ चीज़ सब आप ऐसे भी सोच सकते हैं। जैसे जो आपको कुछ वैल्यू बहुत कंप्लीट याद रहता है किसी को भी 3/4 75%, 25% 1/4, 50% 1/2, तो ये सब वैल्यू तो पूरा अच्छे से याद रहता है। तो जैसे 1/12 है तो तुरंत 1/4 में सोचिए, मतलब ना जो याद है 1/4, तो 1/4 का में 3 से भाग देंगे तो 1/12 होगा, गुने 1/3, तो 1/4 25%, 25% में 3 से 3 8 24, 8/1/3%। नहीं, कभी कभी आपको मिल जाएगा 3/20, 3/20 छोड़ दिए, 3/28, और 3/28 या तो 3/4 75% जानते हैं, 7 से भाग दे दें 75 में। अब देखिए 3/28 तो है ही नहीं कहीं भी, 3/28 तो कहीं ना याद करने वाला है और ना इसको 3/28 को आप सेट भी नहीं कर सकते। 3/28 के बारे में ऐसे सोचिए ना, 3/4 तो जान रहे हैं, तो उसमें 7 से भाग दे देंगे तो 3/28, नीचे में गुना कर रहे हैं मतलब भाग दे रहे हैं, तो 3 इधर 7 से भाग देंगे तो उधर 75% में 7 से भाग देंगे तो 75% है 10 7 70, 10.5/7। बात समझ में आ रहा है? 75/7, 10.5/7%। ठीक है, थोड़ा सा तो जानकारी मेंसुरेशन का होगा, अगर नहीं होगा तो अभी तत्काल के लिए आपको याद रखिए कि बेलन सिलेंडर जो होता है उसके बोला ऊंचाई में 20% बढ़ाया जाता है तथा इसके आधार के त्रिज्या को 12% घटाया जाता है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना परसेंट? कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शॉर्ट में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को अंग्रेजी में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, शॉर्ट में CSA लिखते हैं। और कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2πRH। ये 2πRH, ये दोनों तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में तो कोई मतलब ही नहीं है। बोल रहा है क्या कि बेलन की ऊंचाई हाइट को 20% बढ़ा दिए और इसके आधार की त्रिज्या को 12% घटा दिए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या परिवर्तन पड़ेगा? ये दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कर्व्ड सरफेस एरिया। सक्सेसिव 20 -12 -2.12 2 14 14.4 15 5.6% का इंक्रीज हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, लेक्चर क्लास कम प्रैक्टिस क्लास लग रहा है, टाइमर से पहले ही बन जाता है। ओके, 43 नंबर क्वेश्चन को एक बार फ्रैक्शनल मेथड से भी बता दीजिए। 43 नंबर को फ्रैक्शनल मेथड से, 43 फ्रैक्शनल मेथड। क्या जरूरत है, ऐसे बता देते हैं, लेकिन अगर फ्रैक्शनल मेथड की बात करें, फ्रैक्शनल मेथड ये चाह रहे हैं सुमित बाबू कि फ्रैक्शनल मेथड से बता दीजिए, तो बना लीजिए ना। पहले 20% का वृद्धि हुआ तो 20% 1/5 बना 6/5। इसमें कितना परसेंट का वृद्धि नहीं पता, x% बोलेंगे y टाइम्स हो गया। इसमें 10% का वृद्धि, 10% 1/10 बनेगा 11/10। तो y टाइम्स का मतलब कितना हो गया? y गुना 5 दूनी 10, 11/12, 11/12 टाइम्स, तो बढ़ा कितना? घटा 1/12 टाइम्स का डिक्रीज हुआ, यानी 8.1/3% का डिक्रीज हुआ। कोई जरूरी नहीं है लेकिन इतना करने का नहीं, लेकिन आपको कहेंगे ना कि आप लोग जैसे शुरुआत में देखिए, तैयारी का 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है ना कंसेप्चुअल पार्ट, जब भी तैयारी करें तो कंसेप्चुअल पार्ट एक काम करें, ठीक है। तो कंसेप्चुअल पार्ट में क्या होता है ना कि उसमें हम जो चीज पढ़े हैं उस पढ़ाई को हम लोग कंसेप्चुअल पार्ट वाले जो पढ़े हैं उसमें ना हम लोगों को थोड़ा सा समझिए रिसर्च करना होता है।
मतलब ना उस पर हम लोग बढ़िया से, जैसे एक 20 क्वेश्चन है, आज 20 क्वेश्चन पढ़ाए, तो आज ही जाके उस 20 क्वेश्चन को, अच्छा इसको परसेंटेज मेथड से बना के देखते हैं, इसको फ्रैक्शनल मेथड से बना के देखते हैं, ऐसे बना के देखते हैं, इधर अच्छा ऐसे रहेगा तो क्या होगा, बहुत सब सवाल खुद से किए, थोड़ा समय लिए, ठीक है। और जो प्रैक्टिस वाला पार्ट होता है उसमें कुछ नहीं समय लिया जाता, एकदम खटखट 1 2 3 4 तेजी से बनाते गए। अभी हम आप लोगों को जो बात बता रहे थे, अभी ऑनलाइन भी जितने लोग हैं सारे लोग मेरी बात सुने। जो मेरा प्रोग्राम है वो हम सब आप लोगों को बता दें कि आप जितने भी लोग हैं, आपको करना क्या है। आप लोग जो अभी क्लास में बैठे हुए हैं, 3 5 8 10 12 14 15 16 आदमी है ना, तो आप लोग हैं, और जितने लोग ऑनलाइन भी हैं वो सब लोग सुने। हम 5 जनवरी से एक स्पेशल बैच बनाने जा रहे हैं। एक स्पेशल बैच क्लास, चाहे इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट की तरफ से ओपन हो चाहे ना हो, इट डजंट मैटर। हम एक बैच बनाने जा रहे हैं जो यहाँ के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, जो ऑलरेडी एडमिशन लिए हुए हैं, उन लोगों के लिए किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेंगे। जो भी यहाँ के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उन लोगों को से किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेंगे, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। करना क्या है आप लोगों को, तो अभी आप लोग जो भी यहाँ पर पटना नहीं भी हैं, मतलब 5 जनवरी तक आप पटना आ जाएं। उससे पहले ही कोशिश करेंगे कि 10 दिन 15 दिन पहले ही, दिसंबर में ही आ गए, 5-10 दिन में आ गए यहाँ, ताकि सेट हो जाए, क्योंकि 5 जनवरी के बाद युद्ध स्तर पे काम होगा, तो उससे पहले सेट हो जाए। करना क्या है, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ, कुछ ऐसा गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ, तभी ये डेट आगे पीछे हो सकता है। अदरवाइज 5 जनवरी फिक्स है। मेरा बर्थडे भी है 5 जनवरी को, तो 5 जनवरी को हम ये एक स्पेशल, देखिए इससे बड़ा पार्टी क्या हो सकता है। ये जो हम मिशन सेट कर रहे हैं कि एकदम, हाँ ये एकदम मिशन है, मिशन 2021। तो इसमें क्या करना है ना, कम से कम आप लोगों को यहाँ पर 20-25 दिसंबर तक यहाँ पहुंच जाना होगा, 20 से 25 दिसंबर तक। ये नोट भी कर लीजिएगा जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। हमको सबसे पहले क्या चाहिए, हम सब लोगों को बता दें कि ये तैयारी करने में हम पूरे प्लानिंग के साथ काम करेंगे। तो एक सीट या नहीं होगा तो हम ऑफिस में प्रोवाइड करवा देंगे सबको। उस ऑफिस से वो लेना है वो फॉर्म, और उस फॉर्म में आपका नाम रहेगा, दूसरा आपका मोबाइल नंबर रहेगा, तीसरा ये मैंडेटरी है, ये सब मैंडेटरी है, तीसरा व्हाट्सएप नंबर अगर अवेलेबल है, इफ अवेलेबल। हम ऐसे हम ये ना आपको फॉर्म ही ऑफिस में प्रोवाइड करवा देंगे, आप लोगों को बस उसको भर के फिल करके देना है, जो जो उस स्पेशल बैच के हिस्सा होंगे। चौथा, 10th किस ईयर पास किए हैं, किस बोर्ड से पास किए हैं, और कितना परसेंट, क्या कितना परसेंट मार्क्स आया है। उसी तरीके से 12th का, इसमें मार्कशीट भी अटैच करना है, मार्कशीट भी कोई नहीं। देखिए हम ये सब क्यों मांग रहे हैं, एक्चुअली हम ये पूरा इकट्ठा करेंगे आपसे, जितने ही लोग हों उस बैच में कोई फालतू लोग को हम रखेंगे ही नहीं। 50 बच्चे होंगे तो 50 बच्चे का वो होगा, 40 बच्चे होंगे 40 बच्चे, 60 बच्चे होंगे तो 60 बच्चे का। उसमें क्या होगा ना, ये हम क्यों मांग रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आपकी शादी ब्याह सेट करवाना है हमको,
मार्कशीट सब चीज ले रहे हैं, बायोडाटा ले रहे हैं। लड़की है तो लड़का वाले के यहाँ भेज देंगे, लड़का है तो लड़की, वो बाद में कर देंगे वो भी काम। क्या तो ये जो है ना, ये इसलिए हमको ये सब चीजें, ये ऐसे ही फिर ग्रेजुएशन के लिए ये चीज चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन में आप पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में है, किस पार्ट में है आप, ऑनर्स पेपर क्या है आपका, ये सब चीज हम पूछेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ऑनर्स पेपर में आपका क्या है। और उसके लिए अब उसके बाद आपका टारगेट क्या है, एक फाइनल टारगेट, एक फाइनल टारगेट, जो कि हम ये जानते हैं कि नॉर्मली सबका या तो बीपीएससी या यूपीएससी होगा। सबके मन में सपना, स्टूडेंट होता है तो उसके मन में सपना होता है कि बीपीएससी यूपीएससी तो जरूर देंगे, भले एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, बैंक का तैयारी कर रहे हैं, नहीं एक बार एसएससी हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा तो बीपीएससी यूपीएससी तो जरूर देंगे। किसी किसी का था ना भाई बहुत अब नहीं पढ़ेंगे, एक बार नौकरी हो जाए उसके शादी ब्याह करेंगे, बीबी आएगी, लड़का के लिए, लड़की के लिए थोड़े, लड़की के लिए हस्बैंड आएंगे, अपना फिर घूमेंगे फिरेंगे मस्ती करेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों का सपना होता है कि नहीं वो फाइनल टारगेट, और एक उसको बोलते हैं ये क्या बोलते हैं उसको, जो टेम्पररी नहीं टेम्पररी टारगेट, एक फाइनल टारगेट तो बीपीएससी या यूपीएससी किसी का होता है। टेम्पररी में हमको कोई जॉब चाहिए, तो जॉब में कोई स्पेसिफिकेशन है या नहीं, उसमें लिखा हुआ रहेगा कोई स्पेसिफिकेशन जॉब का है कि नहीं, कि भाई हमको बैंक में जाना है, स्पेशल दिमाग में है बैंक, या स्पेशल दिमाग में है एसएससी, या स्पेशल दिमाग में है रेलवे, या बैंक एसएससी रेलवे तीनों चीज दिमाग में है, या एनी एग्जाम, एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम में निकल जाए, ये सारा चीज फिलअप करवाएंगे। उसके बाद कि आपको, आपके लिए आपको जो तैयारी करना है वो आपका जो तैयारी करते हैं इसमें आपको कितना देर चाहिए, ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के तैयारी के लिए आपको कितना समय चाहिए आपके अकॉर्डिंग, या आपको 3 घंटा चाहिए, आपको 4 घंटा चाहिए, क्योंकि हम तो इधर कंपटीशन का तैयारी करवाएंगे, तो आपको तो सेल्फ स्टडी में तो ग्रेजुएशन के लिए समय रखना पड़ेगा। ये सब का लेंगे, सब आदमी का ये जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग बैठेंगे, मतलब हम और भी 3-4 दोस्त लोग जो इस से जुड़े हुए हैं, इस तैयारी से, टीचर्स मेंबर जितने भी हैं, हम लोग बैठेंगे, एक एक करके सबसे बात करेंगे और उस पर एनालिसिस करेंगे कि आपका तैयारी का डायरेक्शन, आपका रूटीन क्या होगा, और सब के लिए एक उसके बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है ना, मतलब सबके लिए कॉमन हो, और कम से मतलब ना ऐसा कि इतना चीज आपको हर हाल में करना है, वो एक टारगेट बनाएंगे, और उस टारगेट पर आपको मेरे साथ काम करना है सुबह से रात तक। यही चीज हम तभी बोल रहे थे। तो सब लोग इस चीज के लिए तैयार रहिएगा कि क्या करना है, क्योंकि दिक्कत यहाँ पर ये है ना, हम सब को फिर से एक बार बता दें, रिजल्ट लेने में दिक्कत 2-3 चीज होता है। एक तो पढ़ने में मन नहीं लगता, मान लीजिए पढ़ने में मन लग गया और पढ़ने लगे तो हमको ये पता नहीं होता कि क्या पढ़ें, पता नहीं होता डायरेक्शन, दिन भर पढ़ रहे हैं। बहुत लोग ऐसा है ना कि पता ही नहीं कैसे पढ़ना है, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स बना रहे हैं, सुबह भी बैठे दोपहर में भी बैठे, टाइम ही मैनेज नहीं कर पाए। कितना देर मैथ्स पढ़ना है, कितना देर रीजनिंग पढ़ना है, कितना देर इंग्लिश पढ़ना है, टाइम ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। तो हम आपको बता दें कि पूरा का पूरा सिस्टम हम लोगों को पता है कि कहाँ पर गड़बड़ी हो जाता है स्टूडेंट से,
क्या गड़बड़ी कर देता है कि एकदम पूरा लगातार पढ़ रहे। कोई आदमी 8 घंटा पढ़ा तो बैलेंस उसका तैयारी हो जाता है, नौकरी हो जाता है। कोई 12-12 घंटा पढ़ता है, एक साल तक 12-12 घंटा लगातार। देखिए बहुत बच्चा को पढ़े जा रहा है 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से नौकरी ही नहीं हो रहा। तो उसमें हम, जिसका एडमिशन नहीं है सर, उसका क्या होगा? उसको एडमिशन लेना होगा, और क्या होगा? जो पहले से एडमिटेड नहीं है उनको एडमिशन लेना होगा। और बोल रहे हैं सर ऑनलाइन के लिए। सर देखिए, ऑनलाइन के लिए हम ये तो नहीं कर पाएंगे इतना चीज, कैसे पॉसिबल ही नहीं है ऑनलाइन में। हाँ, ऑनलाइन में ये चीज जरूर करेंगे कि वो बैच जो वो होगा, उसका जो पढ़ाई होगा, वो पढ़ाई हम उसको ऑनलाइन भी लॉन्च कर देंगे। जो पढ़ाई वो आपको वो हम देंगे, 12 से 13 घंटे का रूटीन होगा मेरे साथ। आपका 12 से 13 घंटा मेरे साथ होगा, तो वो रूटीन हम शेयर कर देंगे सब लोगों को। और इसके अलावा जो 5 घंटे का क्लास होगा, इसमें कितने से कितने का रूटीन बनाए हम लोग? 7 से 12 का बनाए हैं। सुबह 7 से लेके 12 बजे तक हम लोग पढ़ाएंगे। 5 घंटा क्लासरूम में हम लोग रखेंगे आपको। 7:30 से है, 7:30 बजे से 12, सब हम लोग प्लान एकदम बैठ के तैयार शुरू कर दिए हैं, एकदम पूरा काम करना। सुबह 7:30 से लेके 12 बजे तक पढ़ाएंगे हम लोग। 4.5 घंटा डेली पढ़ाएंगे, 4 घंटा 30 मिनट। ये क्लासरूम प्रोग्राम हुआ। और उसके बाद आपको देंगे वर्क के लिए, जो आपको बैठ के लाइब्रेरी में करना है। ये 4.5 घंटा हम लोग पढ़ाएंगे, और उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को काम करना है। ठीक है, तो ये 4.5 घंटा हम लोग पढ़ाएंगे। तो ये जो क्लास 4.5 घंटे का क्लास होगा, ये ऑनलाइन वालों के लिए हम लोग ऑनलाइन में दे देंगे। अविनाश बोल रहे हैं 5 जनवरी से हम लोग BA पार्ट 2 का एग्जाम है सर। अच्छा, 5 जनवरी से बहुत लोगों का, आप लोगों का भी है। उसमें दूसरा बैच होगा, या दूसरा बैच आएगा, या उसको एक्स्ट्रा लेके जो 5-10 दिन का क्लास होगा, उसको एक्स्ट्रा कवर करवा के, मेहनत करवा के उसको कवर करवा देंगे अगर एग्जाम हो तो। ये बैच, ये मैक्सिमम ऐसे ग्रुप बनाएंगे, 15-15 स्टूडेंट का ग्रुप होगा, 15 स्टूडेंट का, या 10, आइदर 10 स्टूडेंट या 15, ये 10-10 का, ज़्यादा चांस है 10-10 का ग्रुप बनाएंगे। 10-10 स्टूडेंट का ग्रुप बनाएंगे। 6 या 7 ग्रुप का टारगेट है, 6 या 7 ग्रुप रहेगा। और बस 70 से 80 स्टूडेंट उस ग्रुप में रहेंगे, उससे ज़्यादा उस बैच में स्टूडेंट नहीं रहेंगे। क्या क्या? नहीं, कोई कॉमन, क्लास में, हाँ नहीं, वो तो एकदम, अरे क्लास का टेस्ट होगा कंप्लीट, उसको वो मेरा टारगेट ये जॉब दिलाने वाला वो होगा। ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही चल रहे हैं, उसमें आपको कंप्लीट टेस्ट, बाद में सिस्टम लगवाएंगे। 10 मिनिमम 10 कंप्यूटर लगवाएंगे, जो 10 ग्रुप का, 10 स्टूडेंट का एक स्लॉट होगा। चल 5 जनवरी के बाद भी कोई न्यू बैच आएगा क्या? हाँ, ये वाला बैच पहले इसको चलाएंगे, उसके बाद आएगा ही। बैच तो आते ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी कि एक बैच करके उसके बाद हम संन्यास ले लेंगे कि अब चले हम। तो हम ये चीज करने वाले हैं, ये काम करेंगे। और आप लोग अभी तक क्या पढ़े हैं उस सब कुछ साइड कर देंगे। आप लोगों के लिए बेनिफिशियल क्या होगा, जो ऑलरेडी पहले पढ़े हैं उनके लिए आसान हो जाएगा काम, उनको थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा कुछ और भी एक्स्ट्रा कुछ करिकुलम करने में। ठीक है, जो पहले से पढ़े हैं उनको तो प्रैक्टिस करने में, अब हम दिए 2 घंटे का होमवर्क, टारगेट 2 घंटे का होमवर्क दिए, आपका पहले से तैयार है। और उसको, उसके लिए आपको बता दें वो चीज़ क्या करने वाले हैं। उसके लिए प्रॉपर हम लोग ये करने वाले हैं कि 2-3 इंस्ट्रक्टर रहेंगे, जो बैठ के ऐसे नहीं कि बस हम दे दिए हो गया। इंस्ट्रक्टर है, आप उसको साइन करवाइए जाके, या आप ये काम कर लिए हैं, ये काम कर लिए हैं, सब पूरा वो जुनूनी लोगों के लिए वो होगा बैच।
क्या? हाँ एकदम पूरा, और हम पूरे दावे के साथ बोल सकते हैं उस बैच के हर बच्चे को नौकरी दिला देंगे, एकदम दावे के साथ बोल सकते हैं। या तो उस बैच में लड़का टिकेगा नहीं, और जो टिक गया उसका नौकरी हो जाएगा, क्योंकि 10 घंटा 12 घंटा काम करवाएंगे यहाँ पर कंप्लीट। और वो बैच आउटसाइडर के लिए होगा ही नहीं, वो बैच होगा उनके लिए जो कंप्लीट आरआर कैंपस में सुबह 7 से लेकर रात में 8 बजे तक रहेंगे, उन्हीं के लिए। क्योंकि तब नहीं पॉसिबल है ना। अब मान लीजिए आप आउटसाइडर, मान लीजिए आप कहीं कोई आदमी बाहर से आते हैं, फतुहा से आते हैं, कोई कहीं से आते हैं, फिर आए क्लास किए, फिर उनको जाना है, बहुत सारा परेशानी है। वो आउटसाइडर के लिए वो बैच नहीं होगा। उनको ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वही बैच वाले नौकरी ले सकते हैं, दूसरे आउटसाइडर दिक्कत है तो उनको नहीं होगा। वो पढ़ेंगे, वो अपना तैयारी करेंगे, लेकिन वो बैच होगा वो कंप्लीट जो सुबह 7 से लेके रात के 10 बजे तक यहाँ रहेंगे, उन्हीं के लिए। तो आप लोग तैयार रहिए। हम पहले से बार बार बता दे रहे हैं, इसलिए कि कुछ दिमाग में भी कुछ काम वाम इधर उधर होगा तो इसी बीच में निपटा लीजिएगा। वो 7-8 महीना हम हिलने नहीं देंगे। क्या? खुलवा दिया जाए। ठीक है, सब सुविधा ऑनलाइन वालों को मिलेगा सर। ऑनलाइन में हम तो बता ही दिए सर। एडमिशन क्या होगा, एडमिशन फी क्या होगा ऑफलाइन का, क्या फी है उस बैच के लिए जो स्पेशल बैच है? 1700, 17,500 रुपया है इस बैच का फी। अच्छा चलिए, ऑफर भी चल रहा, वाह। हाँ हाँ हाँ, टारगेट बैच का 17,500 रुपया फी है। क्या? नहीं, हम पहले ही बता दिए, सवाल ही नहीं, स्पष्ट बता दिए हैं। तो रात ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि रात में हम 10 बजे बोले हैं तो हम कसम खा लिए कि अब 10 बजे से पहले आपको नहीं छोड़ेंगे। वो मेरा अपना प्रोग्राम होगा, उसको हम हो सकता है ये 9 बजे तक आपको हम दिए। हम 9 बजे नहीं, वो अब सबके अकॉर्डिंग सोचने लगेंगे तब तो हो गया। कोई आदमी 7 बजे बोलिएगा, कोई आदमी 8 बजे बोलिएगा, हम उसको इस हिसाब से सेट करेंगे कि हाँ मैक्सिमम मार्केट का स्थिति क्या रहता है। कोई अगर घर जाने वाले हैं, कितने बजे तक लॉज, 9 बजे तक हर लॉज हर हॉस्टल अलाउ है जाने के लिए। फ्रेंड को भी बोलना पड़ेगा सर जी। हाँ सबको बोल दीजिए, जो स्टूडेंट आरआर कैंपस से है उसके लिए फी होगा सर। हम पहले बता दिए रविराज, आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। जो ऑलरेडी यहाँ के एडमिटेड स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई फी नहीं लगेगा। जो यहाँ ऑलरेडी एडमिटेड है, मान लीजिए आपने ऑलरेडी मैथ्स में एडमिशन ले रखा है, आपने ऑलरेडी रीजनिंग में एडमिशन ले रखा है, इंग्लिश में एडमिशन ले रखा है, जीएस में एडमिशन ले रखा है, आपने ऑलरेडी सब एडमिटेड हैं आप, तो आपके लिए कोई फी, किसी तरह का कोई फी नहीं लगेगा। तो क्या तब उसका कुछ जो भी चार्जेज होगा वो, अब मान लीजिए कोई पेपर आप नहीं लिए हैं, जीएस में नहीं एडमिशन लिए हुए हैं, हाँ तो बिल्कुल, तो तब चलिए अब शुरू करते हैं हम आगे का काम। इतना चीज़ है, इसके लिए आप लोग एकदम दिमाग में रखिए कि 5 जनवरी से पहले आप लोगों को इसके लिए पटना आ जाना होगा। 5 जनवरी नहीं, मान के चलिए 20 से 25 दिसंबर तक आके सारा व्यवस्थित हो जाइए, अच्छे से अच्छे ढंग से व्यवस्थित हो जाइए, और अच्छे ढंग से व्यवस्थित हो के और उसके बाद हम आपको जैसे ही बता देंगे कि इतना तारीख से टारगेट तो हम लोग ये रखें कि 20 दिसंबर से फॉर्म देना शुरू करेंगे जो भरवाना है, और 24 या 25 दिसंबर से काउंसलिंग
काउंसलिंग शुरू करेंगे। काउंसलिंग मतलब सबसे 1 to 1 मिलेंगे, 70 स्टूडेंट 80 स्टूडेंट जो भी होंगे उनसे 1 to 1 मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी स्थिति जानेंगे, उनका प्रॉब्लम सुनेंगे, क्या क्या चीज़ उनका टारगेट सुनेंगे। एक बच्चे पर 1 घंटे का समय देंगे, सब बात सुनेंगे उनका, उनके लिए सब के लिए हम लोग उस पर लिखते जाएंगे उनके जो फॉर्म होगा, इसमें क्या है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत होगा, इसके लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बेहतर पक्ष क्या है, कमज़ोर पक्ष क्या है, तो वो सब चीज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए आते हैं। यदि बेलन की ऊंचाई को 20% बढ़ाया जाता है तो बताएं उसके त्रिज्या में कितने % का कमी किया जाए ताकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल समान रहे। हाँ बिल्कुल, आपको पता चल गया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH, ये तो कांस्टेंट है। बोला है ऊंचाई, देखिए अब बीच में कंसेप्ट कहाँ आया आप लोगों के, आया, आप डायरेक्ट बोल दिए रिवर्स है। तो बोल रहा है ऊंचाई को 20%, हाइट को 20% बढ़ाया गया, बताएं उसके त्रिज्या में कितने % का कमी करे, रेडियस में कितने % का डिक्रीज करे कि कर्व्ड सरफेस एरिया में नो चेंज आया। तो ये क्या है, रिवर्स ऑफ सक्सेसिव है, नो चेंज वाला। 20% 1/5, 1/6 क्या 16.2 अभी देखिए जैसे 1/6 है ना बाबू, हम मेरे दिमाग में 1/6 अचानक से नहीं आया कि 1/6 का क्या होगा परसेंटेज, लेकिन 1/3 बहुत याद है, 33.1/3% को बहुत कॉमन वैल्यू है। तो 1/3 है, 1/6 है, आधा किए तो 33.1/3 है, 33.1/3 है, इसका आधा करिएगा तो कितना जाएगा 16.1/2 नहीं होगा। 1/3 का आधा कीजिएगा तो कितना जाएगा 1/, तो 2 तिया 6, 3 का 3, 4/6 का मतलब 2/3, 16.2/3%। ऐसे मतलब एक तरीका बताए, ऐसे भी सोचा भी जा सकता है, लेकिन हम बोले कि क्यों ना याद रखें, जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है उसको तो याद ही रखना है हमें। तो ये क्या होगा 20% 1/, वृद्धि है तो बनेगा 1/6 बराबर 1/6 गुने 100% का डिक्रीज, यानी 16.2/3% का डिक्रीज। ठीक है सर, उसका एंट्रेंस एग्जाम भी होगा? नहीं, एंट्रेंस एग्जाम उसका नहीं होगा, क्योंकि इसलिए ना एंट्रेंस एग्जाम लेने का मतलब ये होता है कि आपको पहले से नॉलेज हो। अब पहले से अगर खूब नॉलेज है तो आपको हम फिर करेंगे क्या, तैयारी क्या करवाएंगे। तो इसलिए हम मान के चलेंगे कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है और उस अकॉर्डिंग हम तैयारी करवाएंगे, इसलिए उसका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। बार बार ये लिख रहे हैं 39 नंबर क्वेश्चन में 50 का कमी है। अच्छा यहां पर लीजिए ना 50 का कमी है, सही बोल रहे थे आप। खत्म, खत्म हो गया। बड़ा बढ़िया पीपीटी बनाया नहीं है, एक बार फिर से देखते हैं। अच्छा ये जुट भी जा रहा है। अच्छा कांच के जैसे टूट के गिरा है। 6 सोशल डिस्टेंसिंग के साथ न्यू बैच स्टार्ट होगा। यस चलिए छठा टाइप में आते हैं। अब देखिए बेसिकली 1 2 3 4 5 है, ठीक है। छठा टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें आपको बता दें, पहले इसको समझा देते फिर क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे देखिए, नहीं दिखेगा इस पे, देखिए सुनिए मेरी बात को, क्वेश्चन को मत पढ़िए। हम ये बता दें कि मान लीजिए 3-4 टर्म है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ए को सी से कनेक्ट कर दें
बी को डी से कनेक्ट कर दे, ई को बी से कनेक्ट कर दिया, ए को डी से कनेक्ट कर दिया, तो देखिए सब एक दूसरे से कनेक्ट है। कनेक्ट कैसे करेगा, या तो फ्रैक्शन से कर दे या परसेंटेज से कर दे। तो देखिए फ्रैक्शन से कनेक्ट करते हैं या रेशियो से कनेक्ट करते हैं, तो उसका क्वेश्चन रेशियो में रखे थे। बात एक ही है, देखिए परसेंटेज और रेशियो में कोई फर्क नहीं है। एक तरह से कहिए तो हट एक ही टॉपिक ना बार बार घूम के आ रहा है। फंडामेंटल अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो पढ़ाए थे नंबर सिस्टम में जो फंडामेंटल अर्थमेटिक कैलकुलेशन पढ़ाए थे वहां पर फ्रैक्शनल कंपैरिजन था। रेशियो में जो आए तो वही कंपैरिजन का चीज रेशियो में हम लोग रेशियो से पढ़े, और वही चीज हम लोग परसेंटेज में पढ़ रहे हैं, वो परसेंटेज से देख रहे हैं। तो यही एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया, तो ये कंपैरिजन कर दे तो कंपैरिजन से रियल नहीं बता सकते। हाँ, सब कनेक्ट है तो कहीं भी एक भी जगह रियल पता चल जाएगा तो सारा रियल है ना, यही बेसिक बात है। तो हम ये चीज बता रहे थे कि आप देखिए बोला ए के आई बी के आई का 20% है। सुनिए हम यहाँ पर टेक्निक क्या सिखाएंगे। ए के आई बी के आई का 20% है, ए बी को कनेक्ट किया है। पहले से कोई चीज दिमाग में लेकर इनकम होगा, एक्सपेंडिचर हो, कुछ नहीं, बस इतना जितना नॉलेज है उतना पर काम कीजिए। ए के आई बी के आई का 20% है, ए बी को कनेक्ट किया है। सी का आई बी के आई से 20% ज्यादा है, बी सी को कनेक्ट किया है, यानी अभी तक ए बी सी तीनों कनेक्ट है। बताएं ए के आई का कितना परसेंट सी के आई के बराबर है। अच्छा ठीक है, कंपैरिजन कर दिया है, तीनों को कनेक्ट कर दिया है, अब दो का रिलेशन पूछ रहा है। तो अभी जब भी ये कनेक्शन दिखे आपको तो ध्यान क्या रखिएगा कि अगर कभी भी कनेक्ट किया है तो दो तीन बात का ध्यान रखना है। ये कनेक्ट जो किया है वो कंटिन्यूड में किया है या नहीं। कंटिन्यूड में कनेक्ट करने का मतलब हम बताए हैं, एक का जो एक में रेस्पेक्ट हो, वो दूसरे में कंपैरिजन होना चाहिए। जो एक में रेस्पेक्ट हो वो दूसरे में कंपैरिजन होना चाहिए। तो अगर कंटिन्यूड में कनेक्ट हो तो उस पर ध्यान दीजिएगा। तो कंटिन्यूड में कनेक्ट होता है तो जो लास्ट रेस्पेक्ट है, अगर परसेंटेज में है तो लास्ट रेस्पेक्ट वाले को 100 लेंगे, फ्रैक्शन में है तो लास्ट रेस्पेक्ट वाले को 1 लेंगे। ये सिखाए हैं। तो अभी क्या कंटिन्यूड में है, देखिए ए का बी से और फिर सी का बी से नहीं है। यहां पर रेस्पेक्ट क्या है, बी, यहां रेस्पेक्ट, यहां कंपैरिजन किसका है, सी का, गड़बड़ हो गया, कंटिन्यूड में नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया रविराज, क्या बात है। लास्ट रेस्पेक्ट को 100% मान के बना सकते हैं। तो एक पहली बात हम क्या बताएं कि अगर कंटिन्यूड में है तो उसमें लास्ट रेस्पेक्ट को परसेंटेज में 100 मानिए, फ्रैक्शन में 1। अगर कंटिन्यूड में है नहीं है तो देखिए क्या कॉमन रेस्पेक्ट कोई है। कॉमन रेस्पेक्ट का मतलब क्या, यहां ए बी का कनेक्शन दिया और यहां सी बी का दिया, तो कॉमन रेस्पेक्ट बी हो रहा है ना। यहां पर रेस्पेक्ट देखिए, यहां पर रेस्पेक्ट कौन है, बी, यहां भी रेस्पेक्ट है बी, तो बी को 100 मानिए। कॉमन रेस्पेक्ट हम बोल रहे हैं, कॉमन रेस्पेक्ट अगर कोई यूज हो रहा है तो उसको 100 मानिए। अगर कंटिन्यूड में है तो लास्ट रेस्पेक्ट को 100, और अगर कंटिन्यूड में नहीं है तो कॉमन रेस्पेक्ट को 100 मानिए। तो आसानी से कितना बन जाएगा, आप देखिए ए बी सी ऐसे लिख लीजिए। कॉमन रेस्पेक्ट यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, तो बी को 100 लीजिए, बी को 100। रीजन समझ में आया कि कभी लोग तो सर आप क्वेश्चन फटाफट बना देते हैं, कभी ए को 100 मान लेते हैं आप, कभी सी को 100 मान लेते हैं, कभी बी को 100 मान लेते हैं। हम बोलते हैं हमको जैसा जरूरत महसूस होता है वैसा काम करते हैं, जहाँ जो जरूरत लगता है वो यूज कर देते हैं। तो अभी बी को 100 मान लिया। अब देखिए सेट करना कितना आसान है। ए का आई बी के आई का 20% है, ये 20% है, ये 20 होगा। और बोला सी का आई बी के आई से 20% ज्यादा है, ये 20% ज्यादा है, 120। यस और नो। बोल रहा है ए का आई कितना प्रतिशत सी के आई के बराबर है। ए के आई का कितना प्रतिशत, रुकिए ना, ए के आई का कितना परसेंट सी के आई के बराबर है, किसका कंपैरिजन, यस। यहां पर लोग अक्सर गलती कर देते हैं, बोलता है ए के आई का कितना प्रतिशत सी के आई के बराबर है, तो बोला अच्छा ए का कंपैरिजन सी के रेस्पेक्ट, नहीं, सी का कंपैरिजन
ए के रेस्पेक्ट में, सी का कंपैरिजन ए के रेस्पेक्ट में है। बोला ए के आई का कितना प्रतिशत सी के आई के बराबर है, तो सी जो है ए का कितना प्रतिशत है, यही मतलब हुआ ना। सी ए का, यानी किसका निकालना है, सी का, किसके रेस्पेक्ट में, तो रिक्वायर्ड परसेंट जो होगा, रिक्वायर्ड परसेंट, सी ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, इनटू से करेंगे, क्या आंसर होगा, क्लियर है। क्या क्या करना है ना, बड़ा सिंपल बात बताए कि जैसे कॉमन रेस्पेक्ट, देखिए ए का आई बी के आई का 20% है, यहाँ ए का कंपैरिजन बी के रेस्पेक्ट में, यहाँ सी का कंपैरिजन बी के रेस्पेक्ट में, तो कॉमन रेस्पेक्ट कौन यूज हो रहा है, बी, तो बी के लिए क्या यूज होगा, 100, बी के लिए यूज होगा। अब आइए बोल रहा है ए का आई बी की आई का 20% है, तो ए बी का 20%, तो 100 का कितना भी परसेंट निकालिएगा उतना ही होगा, 100 का 10% 10, 100 का 15% 15, 100 का 17% 17, तो 100 का 20% 20। बोल रहा है बी, सी का आई बी के आई से 20% ज्यादा है, तो सी बी से 20% ज्यादा यानी 120, क्लियर है, हो गया। अब बोल रहा है क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है ए के आई का कितना परसेंट सी के आई के बराबर है, मतलब सी का आई जो है वो ए के आई का कितना परसेंट है, तो इसका मतलब किसका कंपैरिजन, सी का, किसके रेस्पेक्ट में, क्लियर है। बोला दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, बढ़िया किए, इनमें से एक ने दूसरे से 18 अंक अधिक प्राप्त किए, वैल्यू हुआ, कंपैरिजन नहीं है, तुलना नहीं है, ठीक है। या कंपैरिजन भी बोल सकते हो तो डिफरेंस मेथड से, जबकि रियल में कंपैरिजन हम लोग का क्या होता है, फ्रैक्शनल मेथड। फ्रैक्शनल मेथड यूनिट में कंपैरिजन देता है, फ्रैक्शनल मेथड यूनिट में कंपैरिजन देता है, याद रखिएगा। डिफरेंस मेथड रियल में कंपैरिजन, ठीक है, नहीं समझे बात को। तो क्या करना है, चलिए 18 अंक अधिक प्राप्त किया, हो गया, उसके प्राप्तांक दोनों के योग का 65% था, कंपैरिजन है, मतलब एक विद्यार्थी का प्राप्तांक जो है वो दोनों के योग का 65% है। बोल रहा है कि मान, नहीं समझे बात को, तो क्या करना है, चलिए 18 अंक अधिक प्राप्त किया, हो गया, उसके प्राप्तांक दोनों के योग का 65% था, कंपैरिजन है, मतलब एक विद्यार्थी का प्राप्तांक जो है वो दोनों के योग का 65% है। बोल रहा है कि मान लीजिए सबसे पहले तो 65% का वैल्यू निकालिएगा, 13/, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो एक का किसका कंपैरिजन, किसी एक का कंपैरिजन किसके रेस्पेक्ट में, योग के रेस्पेक्ट में, नहीं समझे बात को, यही ना कंपैरिजन किया है। बोला है क्या, उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग का 65% है, 65% का मतलब 13/20, ए का प्राप्तांक किसके रेस्पेक्ट में, दोनों के योग के रेस्पेक्ट में, तब तो अगर ए के लिए 13 दीजिएगा तो बी के लिए 7 जाएगा, यस और नो। इसका इससे ज्यादा है, कितना यूनिट में ज्यादा है, 6 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 3। बोल रहा है उनके द्वारा प्राप्त किए, ये 13 तिया 39 और ये 7 तिया 21, 39 और 21, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। बोला किसी शहर में महिलाओं और पुरुषों की संख्या का योग 300 है, मेल प्लस फीमेल दोनों मिला के 300 है, मेल प्लस फीमेल बराबर 300। बोला यदि पुरुषों की संख्या x हो और महिलाओं की संख्या कुल संख्या का x% हो, भाई ऐसे देखिए ये मेल है और ये फीमेल है, मेल के बारे में बोला ये x है और फीमेल के बारे में बोल रहा है कि टोटल का x% है, मतलब 300 का x/100, 100 कट जाएगा, x कट जाएगा, रेशियो 1:3 होगा, यस और नो। अब तो मजा आ गया, दोनों मिला के 4 यूनिट बराबर 300, तो 1 यूनिट बराबर 75। आपसे पूछ रहा पुरुषों की संख्या कितनी है,
70। समझ में आ रहा है सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन है? किसी परीक्षा में विद्यालय ए के सफल विद्यार्थी कुल विद्यार्थी का 80% है। सफल विद्यार्थी कुल विद्यार्थी का 80% है। विद्यालय बी में परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी विद्यालय ए के परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी से 25% ज्यादा है। देखिए ना, ये ए विद्यालय लिख देते हैं और ये बी विद्यालय, ये टोटल लिखते हैं और ये पास लिखते हैं, है ना। बोला ए के सफल विद्यार्थी कुल विद्यार्थी का 80% है, तो ये 100, ये 80, ठीक है। बोला बी में परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी ए के परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी से 25% ज्यादा है, यानी 125। अभी ये दोनों कनेक्ट था, अब ये भी कनेक्ट हो गया। ये तीनों टर्म कनेक्ट है, किसी का किसी से रिलेशन बता सकते हैं, यस और नो। ये तीनों एक दूसरे से एक पहुंच पाइएगा। थैंक यू। ये 25% ज्यादा है, तो ये 100 है, तो ये 100। बोला एक के सफल विद्यार्थी बोल रहा है, जबकि विद्यालय बी में सफल विद्यार्थी संख्या विद्यालय ए के सफल विद्यार्थी से 40% अधिक है। मतलब बी का जो सफल है इससे 40% अधिक है, तो इसका 10% 8, 40% 32 अधिक है, तो ये कितना बनेगा 100। चारों एक दूसरे से कनेक्ट हो गया, है ना। चारों एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। अब किसी का भी आप किसी से रिलेशन बता सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है क्या, विद्यालय बी में सफल विद्यार्थी कितना है, इन दोनों का रिलेशन पूछ रहा है। तो 112/125 इंटू 100%, ये ना रिक्वायर्ड परसेंटेज होगा। कितना हो जाएगा, 25 25 125, 896, 89.6%। कैसे बिना पेन टच किए हुए बनाए। 25 चौक 100, नीचे में 5 आया तो ऊपर में 2 से गुना करेंगे, यानी 8 से 108 812 96, 896 89.6। हाँ, लास्ट डिजिट देख के भी आप कर सकते थे, 8 दूनी 16, इकाई का अंक 6, ठीक है। एक सर्वे में यह पाया गया कि 40% घरों में 2 या 2 से अधिक लोग हैं। 40% घरों में 2 या 2 से, मतलब हम लोग मान के चलते हैं टोटल है 100, टोटल है 40% घर में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति वाला मेंबर, 2 या 2 से अधिक, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं, गलती लिख दी, ऐसे लिखेंगे 2 या 2 से अधिक, छोड़िए ना, 2 या 2 से अधिक ऐसे लिख देते हैं। मतलब बस समझने के लिए बता रहे हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति 40%, यानी ये 40 यूनिट, ये याद रखिएगा, ये भी यूनिट में है, ये भी यूनिट है। 2 या 2 से अधिक मेंबर वाला फैमिली, तो डेफिनेटली एक मेंबर वाला जो फैमिली होगा, एक मेंबर वाला फैमिली जो होगा वो 60, यस और नो। 2 मेंबर, टोटल 100, 2 मेंबर वाला फैमिली 40, एक मेंबर वाला। बोल रहा है क्या,
25% घरों में केवल, बोल रहा है जिन घरों में केवल एक व्यक्ति रहते, मतलब इसके बारे में बोल रहा है, उसमें से 25% घरों में केवल पुरुष रहते हैं। तो इसमें से ये इसको दो पार्ट में बांटा, एक पार्ट है मेल, एक पार्ट है फीमेल। तो मेल कितना परसेंट? 25। तो इसका 25% कितना जाएगा? 15। तो ये कितना, मतलब 100 यूनिट, 2 मेंबर वाला 40 यूनिट, 1 मेंबर वाला 60 यूनिट, 1 मेंबर का मेल वाला 15 यूनिट, 1 मेंबर के फीमेल वाला 45। ठीक है। अब किसी का भी आप किसी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, सब कनेक्ट है एक दूसरे से। आपसे पूछ रहा उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करें जिनमें केवल एक महिला रहती है, केवल एक महिला वाला ये आंसर क्या हो जाएगा? टोटल के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो कितना जाएगा? 45%। क्लियर है? बोला एक कार के खाली टंकी में ए प्रकार का पेट्रोल डाला जाता है, जबकि टंकी आधी खाली होती है तो बी प्रकार के पेट्रोल से भर दिया जाता है। पुनः आधी खाली होती है तो सुनिए बताते हैं। एक कार का टंकी है, पहली बार इसको ए से फुल कर दिया गया, पहली बार, और जब आधा खाली हुआ तब उसको बी से फुल कर दिया गया, फिर आधा खाली हुआ तो ए से, फिर आधा खाली हुआ तो बी से, यही क्रम चल रहा है। तो पूरा किससे भरा हुआ है? खाली है, भरा नहीं है, पूरा पहली बार पूरा भरा जाएगा ए से, उसके बाद आधा आधा भरा जाएगा। तो अगर मान लीजिए इसका कैपेसिटी 100 यूनिट हम लोग लेके चलते हैं तो पहली बार कितना डालिएगा इसमें? 100 यूनिट, उसके बाद 50, क्योंकि आधा ही खाली होगा तभी आपको डाल देना है। तो जब भी आधा खाली होने का मतलब 50 यूनिट रहेगा उसमें, आपको दूसरा बी टाइप का कितना डालना पड़ेगा? 50। फिर आधा खाली होगा तो फिर ए टाइप का डालना होगा 50, फिर आधा खाली होगा तो बी टाइप का डालना होगा 50। यस और नो? तो हम कैसे काम करेंगे आपको बता दें। ये ए है और ये बी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं टोटल कैपेसिटी 100 है, टोटल कैपेसिटी 100 क्यों मानते हैं? इसलिए परसेंटेज निकालने में आसान होगा। 100 के रेस्पेक्ट में जितना आएगा उतना ही परसेंट हो जाएगा। आप 200 भी मान सकते हैं, तब 200 के रेस्पेक्ट में परसेंट निकालना पड़ेगा। 100 के रेस्पेक्ट में 100 का 15% 15, 100 का 17% 17। ठीक है। सबसे पहले किसको डालें? ए को डालें। कितना डालें? चलिए फर्स्ट टाइम ये हुआ। अब आइए, अब इंतजार करते हैं खाली होने का। कितना पर कितना 100 है, कितना 50 खत्म, 50 अभी बचा है ना। तो ये कौन 50 बचा हुआ? ये है ना। अभी टंकी में 50 लीटर ए है। अब किसको डालने जाएंगे? बी को डालने जाएंगे। तो बी को कितना डालेंगे? ठीक है, पहले ए को डाले, फिर टंकी में कितना हो गया अभी पेट्रोल? 100 पूरा हो गया। गाड़ी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, बोलिए चल रहा है, चल रहा है। हाँ ठीक है, गाड़ी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। हाँ रुकेगा ना, अगर पेट्रोल खत्म आधा होने दीजिएगा तब ना, चलाइए गाड़ी चल। तो बच्चा बच्चा थे ना, चुक 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 चुक, नहीं चलाएंगे आप लोग रेलगाड़ी? तो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब अभी देखिए आधा खाली हुआ। तो आधा खाली हुआ तो देखते हैं पहले बचा कितना है? 50। आधा हुआ है तो सब ना आधा हो जाएगा। ये वाला आधा होके कितना हुआ? ये वाला आधा होके कितना? 50 हो गया। अब पेट्रोल पंप पे हम लोग
पहुंच गए हैं। अब कौन पेट्रोल डलवाइएगा? ए डलवाइएगा। कितना? 50। हर बार तो 50 डालिएगा ना, अब तब ना फुल होगा। किसको डालिएगा? 50। 50 टंकी फुल। ये थर्ड टाइम में बोला एक बार और ऐसा करना है, तो फिर गाड़ी चलाएंगे। फिर गाड़ी स्टार्ट चलाते हैं, गाड़ी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। चलाइए, चला रहे हैं ना। हाँ, तो कोई आदमी ड्राइव ड्राइव कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, वाह, बढ़िया था जवाब। आप जब चला ही रहे हैं, आप लोग उसी गाड़ी में हैं सब लोग। देखिए रविराज चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। हाँ हाँ, बड़ा बढ़िया बात है। सही, आप लोग लाइफ के ड्राइवर हम हैं। तो और हम लेके जाएंगे ना, हम इस जिम्मेदारी को महसूस करते हैं, तो हम लेके जाएंगे आप लोगों को एकदम सीधा ओरिजिनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा देंगे, जहां आपके ज़िंदगी में आगे का चीज़ आप खुद कीजिएगा। हम तो अभी गुड्डू पंचर हो गया गाड़ी तो अभी गाड़ी रुका, आधा पेट्रोल हो गया। तो आधा हो गया तो चलिए तो पहले आधा कर देते हैं। ये 75 है, 75 का आधा 37 पॉइंट। अभी ये बोला, ये अभी पिछले बार ए से भरे थे, अब किससे? बी से भरिएगा। तो इसमें कितना डालिएगा? तो आपसे पूछ रहा इस समय में किसका ए का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ ए। हम लोग तो निकाल चुके हैं 37.5%। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? खत्म। चलिए अगला टाइप शुरू करते हैं, टाइप 7। देखिए मेरी बात समझिएगा। सर गाड़ी में भूख भी लगती है, अमन खाली खाने पे ही ध्यान रहता है क्या? हाँ था, सही बात है। जिस समय गाड़ी रुका था उस समय काहे नहीं खाली उतर के जल्दी से एक क्वेश्चन नंबर 2 और 5 का कंसेप्ट फिर से देखिए। अभी बता देते हैं सुमित, लेकिन हम आपको बता दें कि ऑनलाइन का सुविधा आपके पास में ये सबसे बड़ा ये चीज़ है कि आपको जो कंसेप्ट है वो आप फिर से देख सकते हैं। तो उसी में समय क्यों बर्बाद करना, एक बार बता देते हैं। अभी 2 नंबर में क्या है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 2 विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे। चलिए, इनमें से एक ने दूसरे से 18 अंक अधिक प्राप्त किया, दोनों का अंतर 18 है, ए और बी का। मान लीजिए ए और बी है, तो पूरा उसके प्राप्तांक, जो कोई विद्यार्थी है उसका प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग का 65% है। ये कंपैरिजन हुआ, एक लड़का का कंपैरिजन दोनों लड़का के योग के रेस्पेक्ट में। कंपैरिजन क्या है? ए का ए प्लस बी के 65% बोला, तो 65% का वैल्यू होगा 13/20। ये मान लीजिए अगर ये ए है तो ये ए प्लस बी होगा। कंपैरिजन, अंकित कंपैरिजन किसी का किसी के रेस्पेक्ट में। मिथिलेश रहने दीजिए सर, बहुत हो गया, बहुत कहाँ क्वेश्चन हुआ, किसी का बहुत हुआ आज क्वेश्चन। आज तो पढ़ा ही नहीं, आज तो गपशप किया। कंपैरिजन किसी का किसी के, तो अभी कंपैरिजन बोल रहा है क्या? उसका मतलब वो लड़का का प्राप्तांक किसके, दोनों के अंकों के योग का पर, यानी उस लड़का का कंपैरिजन किसके रेस्पेक्ट में? दोनों के योग के रेस्पेक्ट में। उस लड़का का कंपैरिजन दोनों के योग के,
तो अगर लड़का ए है तो दोनों का योग ए प्लस बी, तो रेशियो जब निकालिएगा A:B, तो ये तो 13 दिख रहा है और दोनों मिलके 20, तो ये 13 तो ये 7। कोई कंफ्यूजन? उसके बाद बोल रहे हैं कि बताइए ये वाला क्वेश्चन, 5 बोले हैं, 1 और 5, 2 और 5। अच्छा, 5 में बड़ा सिंपल बात है, यहां पर भी कंपैरिजन किया गया है। बोला 40% घरों में 2 या 2 से अधिक लोग। हम लोग मान लिए एक गांव में 100 फैमिली है, 100 फैमिली है, इसमें से 40% घर में 2 या 2 से अधिक, तो डेफिनेटली एक फैमिली वाला कितना परिवार होगा? 60 हो। ऐसे क्वेश्चन में बोल रहा है तो मान लेते हैं, नहीं तो एक व्यक्ति से कहीं परिवार बनता है? पता नहीं कौन साइंस टेक्निकल युग है, पता नहीं। एक क्या, किसका? देखिए बोल रहे हैं आपका परिवार, मेरे परिवार में एक ही व्यक्ति है। अरे मेरे घर में मतलब अकेला हम हैं। परिवार का मतलब वहीं पर आपका सीधा ध्यान चला जाए। बहुत मन कर रहा है आपको परिवार बसाने का। तब वही ना, तब तो ये 40 है, ये 60। अभी बोल रहा है क्या कि जिन घरों में केवल एक व्यक्ति रहते हैं उनमें से 25% घरों में केवल पुरुष रहते हैं। तो ये एक व्यक्ति वाला ये इतना घर है, 60 घर है, इसमें से 25% में केवल पुरुष रहता है, तो 25% का मतलब 15। तो 15 घर ऐसा है जिसमें केवल पुरुष रहता है, तो 45 घर ऐसा है जिसमें केवल महिला रहती होगी। तो यही पूछ रहा है, एक महिला वाला परिवार 45 का प्रतिशत बताइए, किसके? टोटल के। तो 45 100 के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 45%। सौरभ क्या लिखे हैं? छुट्टी दीजिए, गाय हटाना है नाद से। इसीलिए सब वहां क्या है, क्या झेल क्या है? गाय बांधना, गाय अंदर करना, बाहर, उसमें तो मजा आता है यार। हाँ? मैंने बात है, कभी कभी करने में ठीक ही लगता होगा, वो डेली करना पड़े तो मूड खराब। एक तो कुछ तो लिखी थी ना कि रोटी पकाने जाना है सर, 1000 है। रोटी पकाना आसान है। सुनिए, हम थोड़ा सा कंसेप्ट दे दे आपको, ये ध्यान दीजिएगा कि जो चुनाव जो होता है, अभी अभी हाल में चुनाव हुआ है, तो ये जो बात, ये जो चुनाव होता है ना, 2 तरह का चुनाव होता है। एक आप लोग जानते होंगे, अभी जो वोट दिए होंगे आप लोग ईवीएम से, एक ईवीएम होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, और एक बैलेट पेपर से होता है। बैलेट पेपर में क्या होता है ना, उसमें ऐसे करके ये ऐसे अलग अलग, इसका अलग अलग पार्टी का चिन्ह रहता है, नाम रहता है ऐसे। और हाँ, अभी भी जो हैदराबाद में चुनाव हुआ है तो इसी से हुआ। तो इसमें क्या करता है ना, जब आप वोट डालते हैं तो आप पार्टी ए को देना है तो ए पर मोहर मारते हैं, बी को देना है तो बी पर मोहर मारते हैं, और उसके बाद उसको ऐसे करके फोल्ड करके और बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें ना 2 तरह का चीज होता है। मान लीजिए अगर 2 ही पार्टी है, उम्मीदवार 2 ही उम्मीदवार है, मान लीजिए उम्मीदवार ए और उम्मीदवार बी, तो कोई या तो ए के पक्ष में डालेगा, कोई बी के पक्ष में डालेगा, किसी
कोई कोई ना ज्यादा जोश में मार दिया, यहां मार दिया, आधा ए आधा बी। तो इसका वोट जो है वो सर 5 नंबर क्वेश्चन में वैल्यू 25% मेल बराबर 15 आया। अरे पागल, 15 मेल है सुमित, टोटल एक फैमिली वाला कितना है 60, एक फैमिली वाला 60 है, 15 मेल है तो डेफिनेटली 45 फीमेल होगा। टोटल एक परिवार वाला 60 फैमिली है ना, तो मेल वाला फैमिली कितना है 15, तो फीमेल वाला फैमिली 45, तो हो गया 45%। चलिए, तो ये इनवैलिड वोट हो गया। अच्छा समझिएगा, कोई शहर है, उस शहर में 500 वोटर हैं, जनसंख्या और वोटर में अंतर होता है। जनसंख्या बहुत सारा हो सकता है, वोटर मतलब जो एलिजिबल है वोट देने के लिए। तो मान लीजिए 500 वोटर हैं, तो 500 के 500 वोटर तो कोई जरूरी नहीं है वोट डालने जाए ही, कंपल्सन तो नहीं है, कानून तो नहीं है कि सबको वोट देना ही है, यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है। आपकी मर्जी, आप देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दीजिए। तो मान लीजिए 500 वोटर है चुनाव में, तो 500 वोटर है, तो इस 500 वोटर जो वोट, इसमें से सब कोई जरूरी नहीं है वोट डालने जाए। तो कुछ लोग मान लीजिए इसमें से 100 लोग नहीं गए, 400 लोग वोट डालने गए, ये वोट डाले, ठीक है। तो जब तक ये बोलेगा नहीं, आपको मान के चलना है टोटल वोटर, सभी वोटर वोट डालता है। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया कि 10% वोटर वोट नहीं डाला, तब हम लोग मानेंगे कि अच्छा कुछ लोग नहीं भी गया है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम लोग मानेंगे जितना वोटर है सब वोट दिया है। लेकिन इन्फॉर्मेशन दे दिया कि नहीं कुछ वोटर वोट नहीं डाले हैं, तब आपको उसको साइड करना पड़ेगा। तब हमको देखे कि 100 वोटर वोट नहीं डाला है, तो 100 को साइड कर दिए, ठीक है। अब 400 वोट डाला, अब जो 400 वोट डाला है इसको हम लोग मानेंगे कि एकदम 400 वैलिड वोट होगा, जब तक कि क्वेश्चन में बोले नहीं कि नहीं कुछ वोट इनवैलिड हो गया। नहीं बोला तो हम लोग मानेंगे 400 का 400 वोट वैलिड वोट है। लेकिन मान लीजिए बोल दिया 50 वोट इनवैलिड हो गया, 50 इनवैलिड हो गया, तो बचा कितना? याद रखिए, वोट का जो बंटवारा होता है वो वैलिड वोट का बंटवारा होता है। दो व्यक्ति में जो बटेगा ये, वो हमेशा वैलिड वोट बटेगा। दो व्यक्ति में वोट जो बटेगा वो हमेशा वैलिड वोट बटेगा, यानी 350 यानी कि ये 500 बटेगा। जो वैलिड वोट पड़ा वो दोनों कैंडिडेट में बटता है, इनवैलिड वोट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। बात समझ में आया? और वैलिड वोट में डेफिनेटली जो दोनों को मिलेगा उसका सम टोटल वैलिड वोट होगा। और ये दो, मान लीजिए इसको 200 मिला, ये 150 मिला, तो हम क्या बोलेंगे? ये पहला जो कैंडिडेट है वो 50 वोट से, मान लीजिए ये कैंडिडेट ए है और ये बी है, तो हम लोग बोलते हैं ए 50 मतों से विजय हुआ, ठीक है। ए 50 मतों से विजय हुआ, तो ए 50 मतों से विजय हुआ। तो कभी भी अगर ऐसा बोला जाएगा कि कोई किसी के बारे में कि ये 50 मत से जीत गया, तो आप क्या समझेंगे? वोट का डिफरेंस है 50, दोनों के वैलिड वोट का डिफरेंस 50। जीत या हार वैलिड वोट का डिफरेंस होता, जीत या हार वैलिड वोट का। जैसे हम बोल देंगे ना कि ए बी से 50 मतों से विजय हुआ, तो हम लोग समझेंगे ए और बी का परसेंटेज के क्वेश्चन में क्या करना होगा? तब तो हमको दो पार्ट निकालना होगा। एक परसेंटेज में किसी का कितना वैल्यू आ रहा है, और वही परसेंटेज में रियल में कितना आ रहा है। जैसे मान लीजिए हमको मिला 70%, तो डेफिनेटली आपको कितना मिला होगा? 30। अगर वैलिड वोट का हमको मिला 70%, तो आपको मिला होगा 30%। तो हमारा वोट, मेरा शेयर वैलिड का 70, आपका शेयर वैलिड का 30, हम दोनों का डिफरेंस वैलिड का 40। तो कोई भी एक वैल्यू दे दे, या तो 70% का वैल्यू दे दे, या 30% का वैल्यू दे दे, या 40% का वैल्यू दे दे, तो सब वैल्यू निकल जाएगा। यस और नो?
क्वेश्चन में काम कैसे करना चाहिए वो हम आपको बता दें, कैसे सोचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ये क्वेश्चन है सामने में, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, ठीक है। एक प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 55%, अच्छा ये बड़ा बढ़िया हो गया, वैलिड वोट का 55% बोल दिया है, तब तो एकदम सीधा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। वैलिड वोट 2 ही में बटेगा, 2 प्रत्याशी दोनों में बट जाएगा, तो एक को मिल रहा है 55%, फर्स्ट कैंडिडेट को, मान लीजिए कैंडिडेट ए को 55, तो बी को डेफिनेटली कितना वोट होगा, और जीत या हार दोनों का डिफरेंस 10%, यस और नो। चलिए बोल रहा है कुल मतों की संख्या 7500 है, अच्छा टोटल मत है, टोटल है 7500, ठीक है। बताएं कि दूसरे प्रत्याशी को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए यदि 20% मत अवैध घोषित कर दिया। अच्छा 20% अवैध है तो बंटवारा तो वैध मत में होगा ना, तो वैध मत कितना 7500 टोटल है, इसका 80%, बोलिए ये क्या निकला, वैलिड वोट। इस वैलिड वोट का बोल रहा है कि दूसरे का बताइए, तो वैलिड वोट का 45%, ये किसका 45% है, वैलिड वोट का, ये 50% ऑफ वैलिड वोट, वैलिड वोट, इसको 45% ऑफ वैलिड वोट, और ये क्या है, वैलिड वोट है। तो दूसरे को वैलिड वोट 7500 का 80%, पूछ रहा है बी का बताइए, तो बी बराबर ये वैलिड वोट बराबर लिख देते हैं यहाँ, वैलिड वोट बराबर 7500 का, तो बी का जो होगा वो 7500 का 80% का 45%, कितना आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन। तो आप परीक्षा में इतना सब चीज नहीं लिखने लगिएगा, बस आपको क्या लिखना था, देखिए एग्जाम में आपका तैयारी अगर बढ़िया है तो आप यही लिखिएगा कि अच्छा इसको 55% मिलता है तो दूसरे को 45%, यहाँ तक लिखने का कोई जरूरत नहीं है, कुल 7500 है। बोला दूसरे प्रत्याशी को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए यदि 20% मत अवैध घोषित हुआ, तो सबसे पहले वैध मत निकाल लेंगे, 7500 का 80%, तो 7500 अगुने 80% है तो डबल जीरो तो कट जाएगा, यस और नो, कोई कंफ्यूजन। तो ये वैलिड वोट हुआ। अब वैलिड वोट का 45% बी को मिला है, तो हमें 45% निकालना है, 45/100, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 से 20, 45 दूनी 90 तिया 27, 270 पर 1 0, 2700, बस इतना परीक्षा में इतना लिखना है, ये सब नहीं, इतना ताम झाम नहीं करना है, क्लियर है। क्लास छोड़े तो आपके साइड से, ना छोड़े तो माँ के साइड से दोष मिलेगा। अच्छा क्लास अगर छोड़ दे तो हम बोलेंगे कि देखो पढ़ती लिखती नहीं है ये लोग, अगर नहीं कर रहे हैं तो जैसे मम्मी बोले कि भाई खूब पढ़ाकू बन गई है, ऐसा होता है क्या सही में? लक्की आदमी है। तो आप लोगों को जिसके साथ ये चीज हो जाता है, जहाँ पेरेंट्स, लेकिन हम आपको बता दें क्या कि बात वो नहीं है, बात हम ये समझते हैं कि अगर आपके साथ में ये सब समस्या है तो भी आप मस्त रहिए, क्योंकि चुनौती लाइफ में मिलना चाहिए। हम हमारे यहाँ दिक्कत है, पता है, हम आपको बताएं, ये बहुत, ये सिर्फ इधर डेवलप वेस्टर्न कंट्री में कोई भी आप जैसे ही स्कूल पास आउट होते हैं, चाहे कोई भी अमीर बिल गेट्स का भी बेटा क्यों नहीं हो, अब कुछ एक एक्सेप्शन हो सकता है, मे भी कुछ हो सकता है, लेकिन वहाँ 95% लोग, अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग, स्कूल पास आउट करता है बच्चा और उसके बाद उसको अब छोड़ दिया, गार्जियन उसको फिर पैसा नहीं देते, वहाँ का एकदम सिर्फ कल्चर में है वो, और वहाँ खराब नहीं माना जाता है। हम लोग के यहाँ कि अरे आपको देख लीजिएगा आप अपने दोस्त को कि कार साफ कर रहा है,
अरे यार कार देखिए, उसको कार साफ, अरे यार क्या कर रहे हो। वहाँ काम को एकदम छोटा देखा ही नहीं जाता है। बड़े बड़े घर के बच्चे लोग आपको दिख जाएंगे कि वो लोग स्कूल कॉलेज करते हैं। कॉलेज तो वो लोग सब अपने पैसा का करता है, कॉलेज वहाँ सब अपने पैसा से करता है। वहाँ देखिएगा पेट्रोल पंप पे है पार्ट टाइम के लिए, वहाँ पर एक बकेट ले लेगा, ये ले लेगा, अपना कार सफाई कर रहा है। कोई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डाल रहा है, कोई कैंटीन में जो पिज्जा हट वगैरह होता है वहाँ काम करता है। तो उन लोगों का एक तो आत्मनिर्भरता आता है। हम लोग यहाँ हमारे देश में तो 30 साल तक 35 साल तक गार्जियन पे बैठे हुए रहते हैं। घर से भेज, पापा पैसा, मम्मी पैसा। तो ये जरूरी है। आपके पास में चुनौती अगर आता है तो और बढ़िया बात है, डेवलप करिएगा, निखरिएगा। बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन में, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, बढ़िया बात है। उनमें से एक उम्मीदवार को 45% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 700 मत से हार गया, तो कुल मतों की संख्या, कुछ नहीं बोला तो मानेंगे सारा वैलिड वोट। तो एक को 45% मिला तो दूसरे को डेफिनेटली कितना मिलेगा, बोलिए 55% मिलेगा। 700 मतों से हार गया मतलब डिफरेंस कितना, बराबर कुल मतों की संख्या 100%। कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। किसी चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे जीतने वाले कुल मतों का। चलिए इसको रहने देते हैं, कल इसको खत्म ही कर देंगे। कितना क्वेश्चन होगा, टाइम भी हो गया, फिर रीजनिंग का क्लास भी है ना, नहीं है। कोई नहीं, रहने दीजिए, फिर सबका कहीं ना कहीं क्लास रहता है जो समय दिए। हाँ कल क्लास है, आप लोग सुन लीजिए, सब लोग कल क्लास है। एक्चुअली में हम कल क्लास है, कल परसेंटेज खत्म करके हम लोग प्रॉफिट लॉस शुरू कर देंगे। क्या गुलाब लेते आएंगे, वहां गुलाब बहुत होता है। हम लोग कल के क्लास में मिलते हैं। एक्चुअली हम बीच में 2 दिन रहेंगे नहीं, 2 क्लास मंगलवार बुधवार हो सकता है हम रहेंगे नहीं, मतलब हो सकता है, क्या कंफर्म में नहीं रहेंगे, क्योंकि मंगलवार को मंगलवार ने 8 तारीख कौन चीज़ है, कौन दिन है, अच्छा ट्यूसडे को हम रहेंगे नहीं, तो इसलिए कल भी क्लास होगा आप लोगों का। तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। ओके बाय बाय, गुड नाइट। सर कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं जयपुर कुछ काम से, राजस्थान।